नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कल जो हम कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है रीड पात्रता की, उसका माइनर टेस्ट 7 देख रहे थे। हिंदी के 22 क्वेश्चन देख चुके। आज हम 23 से लेकर जो है 45 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो टोटल 23 क्वेश्चन है। तो आप सारे क्वेश्चन देखना और लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपके 23 में से कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, हिंदी थोड़ी इजी आती है लेकिन आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के, तो अपने कमेंट जरूर करना अपना स्कोर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दीपक सुबह से शाम तक पढ़ता है, रेखांकित शब्द में पदबंध क्या है। पदबंध क्या होता है? पदबंध का मतलब हो गया कि किसी, जैसे मान लो कि सर्वनाम पदबंध है, इसका मतलब हो गया सर्वनाम शब्द की जगह युक्त पूरा, सर्वनाम शब्द की जगह प्रयोग किया गया पूरा पद, प्रयोग किया गया पद, वो होता है पदबंध। ठीक है, मतलब कोई सर्वनाम शब्द है उसकी जगह अगर हम कोई पद प्रयोग करें, मतलब जो शब्द तो होता है एक और पद में होते हैं एक से अधिक शब्द, तो कोई भी पदबंध, सर्वनाम पदबंध कब कहलाता है? अगर सर्वनाम शब्द की जगह कोई पद यूज करें। क्रिया विशेषण पदबंध कब कहलाता है? जब क्रिया विशेषण की जगह पूरा पद का यूज ले। ऐसे विशेषण पदबंध होता है, ऐसे क्रिया पदबंध होता है। क्वेश्चन बोला है कि दीपक सुबह से शाम तक पढ़ता है, दीपक सुबह से शाम तक पढ़ता है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो बात हो रही है पढ़ता है। पढ़ता की विशेषता कौन बता रहा है? सुबह से शाम तक पूरा का पूरा पद किसकी विशेषता बता रहा है? पढ़ता की। और पढ़ता क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण पदबंध। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सबसे हार्ड यही टॉपिक है मेरे हिसाब से। हिंदी में जो लैंग्वेज 1 है उसमें सबसे हार्ड ये पदबंध वाला ही टॉपिक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें अपन। ठीक है, और मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ूं आपको ऑप्शन देखना है, मन में उत्तर सोचना है, फिर उत्तर जैसे मैं बताऊं तो आपको देखना है कि आपके 23 क्वेश्चन है आज, उसमें से कितने सही होते हैं। तो देखो, सुबह से शाम तक किसकी विशेषता बता रहा है? पढ़ने की। और पढ़ना है क्या है? क्रिया। तो क्रिया का जो विशेषण बता रहा है, क्रिया की विशेषता वाला क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन बोल रहा है वाक्य विश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है। वैसे हम कल की क्लास में चर्चा कर चुके, जो है वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य मुख्यतः कर्ता होता है, ध्यान रखना। उद्देश्य क्या होता है? मुख्यतः कर्ता। और जो विधेय होता है ना, विधेय, वो मुख्यतः क्या होता है? कर्म होता है। ध्यान रखना, दोनों चीज को ध्यान रखना है। उद्देश्य जो होता है ना वो कर्ता से जुड़ा होता है, और विधेय जो होता है ना दूसरा भाग, वो जुड़ा होता है कर्म से। तो यहां बात पूछिए कि उद्देश्य जो है किसके अंतर्गत आता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कर्ता। ठीक है, कर्ता जो है वो क्या उद्देश्य से जुड़ा होता है, और विधेय से क्या जुड़ा होता है? कर्म जुड़ा होता है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा जो है आश्रित उपवाक्य का प्रकार नहीं है? ठीक है, पहली बात तो आश्रित उपवाक्य किन्हें कहते हैं वो बता दूं मैं। आश्रित उपवाक्य के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूं कि जो है जिन शब्दों के समूह में विषय व क्रिया तो है, विषय और क्रिया तो है, लेकिन एक पूर्ण विचार व्यक्त नहीं करता हो। एक पूर्ण विचार व्यक्त नहीं करता। तो ध्यान रखना, आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों के समूह में विषय भी हो, क्रिया भी हो, लेकिन एक पूर्ण विचार व्यक्त नहीं करता, वो चीज कहलाती है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, आश्रित उपवाक्य ना, इसमें जो है 3 प्रकार के उपवाक्य शामिल होते हैं। ध्यान रख लेना, तीनों को नोट कर लेना। इसमें कौन कौन से? एक तो संज्ञा उपवाक्य होता है, ठीक है, एक विशेषण उपवाक्य होता है, ठीक है, और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। इनके अलावा कोई भी उपवाक्य जो है आश्रित उपवाक्य नहीं होता। तो देखो 3 होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो संज्ञा उपवाक्य होता है बिल्कुल, विशेषण उपवाक्य होता है बिल्कुल, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है बिल्कुल, लेकिन कौन सा नहीं होता? तो सर्वनाम उपवाक्य नहीं होता है। आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत सर्वनाम उपवाक्य नहीं होता। 3 ही उपवाक्य होते हैं, एक संज्ञा उपवाक्य, एक विशेषण उपवाक्य और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ईद का चांद होने का मतलब हो गया कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, कभी कभी जो है दिखाई देना। मान लो कि अपने गांव में जो है ना कोई आदमी कहीं बाहर रह जाता है या फिर पढ़ने लग जाता है और बाहर ज्यादा नहीं निकलता, और कभी जो है अपने दोस्तों से मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं? तू तो यार ईद का चांद हो गया, ईद का चांद हो गया। तो ईद का चांद हो गया, इसका मतलब जो है बहुत दिनों से दिखाई देना। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बहुत दिनों से दिखाई देना।
वापस बोल रहा हूं, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं, ऑप्शन देखे मन में उत्तर सोच लेना है, फिर आपको जो आज 23 क्वेश्चन है उनमें से स्कोर कितना रहा वो काउंट करके बताना जरूर है, कमेंट करके, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल जो लोकाक्ति है उसका सही अर्थ क्या होगा? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकाक्ति का जो है सही अर्थ क्या होगा? सबसे पहला, अयोग्य व्यक्ति के पास अस्तरीय वस्तु का होना, तो ये तो दोनों ही नेगेटिव चीज है, तो ये तो है नहीं। फिर योग्य व्यक्ति के पास स्तरीय वस्तु का होना, तो ये भी नहीं है, ठीक है। योग्य व्यक्ति के पास तो स्तर की वस्तु होगी, बिल्कुल होगी। फिर योग्य व्यक्ति के पास अस्तरीय वस्तु होना, तो ये तो भी नहीं होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अयोग्य व्यक्ति। यानी कि व्यक्ति है उसकी योग्यता नहीं है, फिर भी उसके पास एक स्तरीय वस्तु, यानी कि अच्छी खासी कोई चीज जो है या पद है, ठीक है, अच्छी खासी वस्तु भी है या फिर पद है, तो अयोग्य व्यक्ति के पास स्तरीय यानी कि एक उच्च जो ना उच्च दर्जे की वस्तु का होना हुआ छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि उत्तम शब्द का विलोम शब्द है। बात है उत्तम शब्द का, उत्तम मतलब सर्वोच्च होता है ना, एक बहुत अच्छा उत्तम। तो बल बिल्कुल नहीं, महान, महान और उत्तम तो एक प्रकार से एक ही चीज हो गई। कठिन तो कठिन भी नहीं होगा, तो उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है। मान लो ये क्वेश्चन अपने को याद भी नहीं है ना, फिर भी जो है उत्तर सही कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले 3 अपने को पता है इजी जो है शब्द है। तो इससे उत्तम का विलोम शब्द होगा, मतलब उल्टा शब्द होगा अधम, ठीक है। उत्तम मतलब बहुत उच्च है ना, और अधम मतलब निम्न टाइप का, ठीक है, थोड़ा सा नीचा टाइप का। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तम शब्द का जो विलोम शब्द होगा अधम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची है। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले जो है बात करें सविता की, तो सविता है सूर्य का। किसका? सूर्य का। सुरलोक जो है वो आपका स्वर्ग का, ठीक है। विधि है आपका कानून का, कानून का पर्यायवाची। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वाणी, ठीक है। वाणी जो शब्द है वो सरस्वती शब्द का ही पर्यायवाची है, ध्यान रखना, ठीक है। एक है वीणा पाणी, वो भी जो है वो भी किसका? सरस्वती शब्द का जो है क्या है? पर्यायवाची है। तो वीणा पाणी और वाणी दोनों के दोनों सरस्वती शब्द के ही क्या है? आपके पर्यायवाची। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30वां क्वेश्चन बोल रहा है जीवन शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मतलब जीवन शब्द का अनेकार्थक का मतलब हो गया पर्यायवाची। जीवन शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आजीविका। तो आजीविका आपका जो है जीवन से संबंधित है, तो बिल्कुल संबंधित है। प्राण, प्राण भी जो है आपका जीवन से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। गंगा, ये इंपॉर्टेंट बनता है, गंगा शब्द भी क्या है? जीवन का जो है पर्यायवाची है। गंगा शब्द भी किसका पर्यायवाची है? जीवन का पर्यायवाची है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 स्वभाव। स्वभाव शब्द का जो है जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ये इजी क्वेश्चन है। अपेक्षा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपेक्षा शब्द का विलोम उपकार होगा, बिल्कुल नहीं। अनधिकार होगा, बिल्कुल नहीं। अलोकप्रिय होगा, बिल्कुल नहीं। अपेक्षा मतलब कोई चीज की अपेक्षा करना, और उपेक्षा उसका विलोम क्या होता है? उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32वां क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, कल वाली क्लास नहीं देखी तो जरूर देखें, उसमें मैंने बताए थे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। वैसे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 3, ठीक है। सबसे पहले होता है सरल वाक्य, सरल वाक्य को कहते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। फिर होता है आपका दूसरा वाक्य जिसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य, ठीक है। और तीसरा जो अपना होता है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। और कल वो 8 प्रकार अर्थ के आधार पर पन्ने देख लिए थे, संदेहवाचक, विस्मरणवाचक, और ये सारे के सारे पन्ने देख लिए थे। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33वां क्वेश्चन बोल रहा है वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य। ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? तो कल की क्लास में अपन चर्चा कर चुके हैं कि कौन सा वाक्य है, अपना उत्तर सोच लेना। मैं बता देता हूं, जिसमें ये शब्द ये जो आ जाए ना, ये इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो वाक्य भी कौन से प्रकार का हो गया? विस्मयादि बोधक प्रकार का। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जहां ये चिन्ह आ जाए ना, ये सिंबल आ जाए, ये जो है आपका चिन्ह आ जाए, वैसे जो है उत्तर कर देना आप विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 34।
34वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश, अंकित और राकेश, प्रकाश, अंकित और राकेश क्रिकेट खेल रहे हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो देखो सबसे पहले साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य में क्या होता है? कर्ता तो एक से अधिक हो सकता है, कर्ता तो क्या हो सकता है? एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्रिया एक ही होगी, क्रिया एक ही होगी, ठीक है। फिर बात आती है संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य कौन सा होता है? जो किंतु, परंतु, और, ठीक है, इसके अलावा लेकिन, फिर भी, ठीक है, फिर भी, ऐसे शब्दों से जुड़ा होता है ना, तो, पर, परंतु, ऐसे शब्द जो बीच में आते हैं दो वाक्यों के, तब वो होता है आपका संयुक्त वाक्य। फिर मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य होता है 1 + 2, ऐसे दो वाक्य से जुड़े होते हैं जिसमें जो पहला दूसरा वाक्य है ना, दूसरा वाक्य पहले पर निर्भर करता है, पहले पर निर्भर करता है, पहले पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, साधारण वाक्य वो होता है जिसमें कर्ता तो एक से अधिक हो सकता है और एक भी हो सकता है, लेकिन क्रिया एक ही होगी, ठीक है। संयुक्त वाक्य में किंतु, और, लेकिन, फिर भी, तो, पर, परंतु ये जुड़े होते हैं, तो वो होते हैं संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में क्या होता है? दो वाक्य होते हैं जिसमें दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है या निर्भर करता है। तो यहां बात हो रही है प्रकाश, अंकित और राकेश, ये तीन क्या हो गए? आपके कर्ता हो गए। तो कर्ता तो तीन हो गए, लेकिन खेल क्या रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब एक ही क्रिया हो रही है। तो उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। जहां कर्ता तो एक से अधिक हो सकता है या एक भी हो सकता है, लेकिन क्रिया एक ही हो, तो उत्तर हो जाएगा आपका साधारण या सरल वाक्य। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मुंह से फूल झड़ना जो मुहावरा, उसका सही अर्थ क्या होगा? कम जो है आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से उत्तर सोच लें। देखो फूल क्या होता है? एक पॉजिटिव या सकारात्मक, जो है एक क्या होता है? सकारात्मक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, सकारात्मक वस्तु होती है। तो उत्तर जो है मुंह से फूल झड़ना, इसका मतलब जो है उत्तर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। धोखा देना बिल्कुल नहीं, ना समझ होना बिल्कुल नहीं, खुशामद करना या फिर मधुर बोलना। तो मुंह से फूल झड़ना मैंने बोला पॉजिटिव होगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मधुर बोलना, ठीक है। मधुर बोलना है वो मुंह से फूल झड़ने का क्या होगा? सही अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36वां क्वेश्चन बोल रहा है कि थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाना, थोड़े से लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाना के लिए उपयुक्त लोकाक्ति कौन सी है? गवा चुस्त, मुदई सुस्त, तो यह तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। थोड़े से लाभ के चक्कर में भारी नुकसान होना, गई मांगने पूत खो आई बरतार, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकाक्ति, जिसका अर्थ क्या होता है? थोड़े से लाभ के चक्कर में भारी नुकसान होना। चोरी का माल मोरी में ये नहीं होता, नेकी और पूछ पूछ ये भी नहीं होता। तो गई मांगने पूत खो आई बरतार, ये जो है आपका थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान होने के जो है लोकाक्ति का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है आपका? इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। रक्षा, रक्षा क्या इच्छा का पर्यायवाची है? बिल्कुल नहीं है। लालच, ठीक है। तो उत्तर देखो आप सोच लेना अपना, सौंदर्य भी नहीं हो सकता, पवित्र भी नहीं हो सकता, तो उत्तर होगा लालच। और ये एक आपके लिए एक यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक मतलब एक ऐसा क्वेश्चन शायद जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची लालच भी हो सकता है क्या? तो ध्यान रखना, इच्छा शब्द का पर्यायवाची लालच भी होता है। क्या होता है? लालच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अपन जो इतना सोचते नहीं है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची लालच भी हो सकता है, लेकिन लालच जो है इच्छा शब्द का पर्यायवाची होता है, इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन बोला आवश्यक शब्द का विलोम क्या होगा? आवश्यक शब्द का विलोम क्या होगा? तो अति आवश्यक, तो ये तो आवश्यक का ही प्रकार हो गया। अवश्य, तो ये भी नहीं है। फिर आवश्यकता, तो आवश्यकता और जो आवश्यक है उसमें कोई अंतर नहीं है, तो उत्तर विलोम पूछा तो अनावश्यक। आवश्यक मतलब जरूरी, अनावश्यक मतलब जरूरी जो चीज नहीं हो। तो आवश्यक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? अनावश्यक। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39वां क्वेश्चन बोल रहा है दोष शब्द का एकार्थी शब्द कौन सा है? मतलब दोष शब्द का जो है एक प्रकार से अर्थ पूछा है कि दोष शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? फिर सदा के लिए समाप्त, तो यह तो नहीं हो सकता। तथ्यों पर दोषारोपण, ठीक है, हो सकता है, आगे देखते हैं। भूल की अपेक्षा गहरा भाव, तो यह भी नहीं है। त्रुटि से भी गहरा, तो ये इसका सही उत्तर होगा चौथा। दूसरे में कंफ्यूज हो सकते हो आप, दूसरे चौथे में, लेकिन ध्यान रखना दोष शब्द मतलब हो गया त्रुटि से भी गहरा। मतलब आप कोई गलती करते हो ना, गलती को तो गलती कह सकते हो, लेकिन गलती से भी बड़ी कोई बड़ी गलती होती है ना, उसको कहते हैं दोष। एक प्रकार से क्या हो गया? बड़ी गलती होती है ना, बड़ी गलती, उसको क्या कहते हैं? आप दोष कहते हैं, ध्यान रखना। तो उत्तर हो जाएगा आपका बड़ी गलती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 40। 40वां क्वेश्चन।
40वां क्वेश्चन बोल रहा है घर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। घर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं पूछा है। तो देखो नीले, नीले जो होता है ना, नीले और आलिंद हृदय के भाग होते हैं, तो वो नीले भी मतलब घर ही होता है। ठीक है, फिर गे इंपोर्टेंट बनता है, ये भी घर का ही पर्यायवाची है। सदन, सदन भी घर का ही पर्यायवाची है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका वातायन। वातायन वैसे देखो किसको कहते हैं, वातायन जो एक झरोका होता है ना, जैसे ऊपर रोशनदान होता है झरोका, या फिर हम कह सकते हैं रोशनदान, उसको कहते हैं रोशनदान को। और वातायन एक जो है आपका घोड़े का भी पर्यायवाची होता है। किसका? घोड़े का भी पर्यायवाची होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नीले, गेह और सदन ये घर के पर्यायवाची हैं, लेकिन वातायन जो है वो आपका झरोका, रोशनदान या घोड़े का भी पर्यायवाची होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41वां क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। 41वां क्वेश्चन बोल रहा है जो विद्यार्थी कठिन मेहनत करता है वह, जो विद्यार्थी कठिन मेहनत करता है वह अपने जीवन में असफल नहीं होता। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है। तो पदबंध के बारे में ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, तो उत्तर आपको जो है अब समझ में आ जाना चाहिए कि जो विद्यार्थी कठिन मेहनत करता है वह अपने जीवन में असफल नहीं होता। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है। देखो जो और वह ये दोनों क्या है, ये आपके सर्वनाम। तो सर्वनाम के रूप में जो है पदबंध यूज होता है उसको कहते हैं सर्वनाम पदबंध। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42वां क्वेश्चन बोल रहा है मेरा मित्र संदीप देशभक्ति गाने अधिक सुनता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो अभी ऊपर एक क्वेश्चन में जो है हम चर्चा करके आए, उद्देश्य हमेशा कर्ता होता है। कौन होता है? कर्ता। और विधेय कौन होता है? कर्म। विधेय कौन होता है? कर्म। विधेय कौन होता है? कर्म। जो कार्य होता है वो होता है विधेय। तो यहां उद्देश्य पूछा है, तो देखो मेरा मित्र देशभक्ति, जो मेरा मित्र संदीप है वो क्या सुनता है? देशभक्ति गाने सुनता है। तो कर्ता कौन है? संदीप, क्योंकि संदीप ही तो सुन रहा है। तो उत्तर भी क्या हो जाएगा? संदीप। तो उद्देश्य और कर्ता वैसे एक ही चीज होती है, ध्यान रखना। तो संदीप जो है वो उद्देश्य होगा, कर्ता भी कौन है? संदीप ही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। परीक्षा में तुम अच्छे अंक प्राप्त करो, परीक्षा में तुम अच्छे अंक प्राप्त करो, यह वाक्य किस प्रकार का है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार दिए हुए हैं। परीक्षा में तुम अच्छे अंक प्राप्त करो, क्या ये संकेतवाचक है? बिल्कुल नहीं। क्या ये प्रश्नवाचक है? बिल्कुल नहीं। क्या ये विधानवाचक है? बिल्कुल नहीं। ये इच्छावाचक है। मेरी इच्छा है कि तुम परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करो, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इच्छावाचक। जैसे जो है प्राप्त करो, ये करो, वो करो, मतलब एक जो इच्छा व्यक्त होती है, तो हमेशा जो है उत्तर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 44। 44वां क्वेश्चन बोल रहा है 8 कनौजिया 9 चूल्हे, मतलब 8 कनौजिया का मतलब होता है हलवाई, कि 8 तो हलवाई हैं लेकिन चूल्हे 9 हैं। इस लोकाक्ति का जो अर्थ बताओ। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, तो इसका देखो दोहरी मुसीबत बिल्कुल नहीं, दोहरा लाभ बिल्कुल नहीं, समान प्रकृति वालों से मित्रता बिल्कुल नहीं। 8 कनौजिया 9 चूल्हे मतलब जो है आपसी फूट है। मतलब क्या है? आपसी फूट। हर जो आदमी जो है अपना जो है खुद का जो है मतलब चलाना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है। तो 8 तो कनौजी है लेकिन 9 चूल्हे हैं, तो ये है आपकी आपसी फूट। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45वां क्वेश्चन बोल रहा है किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है। अपना स्कोर जरूर बताना। आज 23 क्वेश्चन थे टोटल। तो सिर पर कफन बांधना, तो मरने को तैयार हो जाना, बिल्कुल। सिर पर कफन बांधना मतलब जो मरने को तैयार होना। कुएं में भांग पड़ना, कुएं में भांग पड़ना मतलब सबकी मति भ्रष्ट होना। कुआं मतलब होता है गांव में पूरे में पानी की सप्लाई होती है वहां से, तो कुएं में भांग पड़ना मतलब पूरे के पूरे गांव की जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मतलब सबकी मति भ्रष्ट हो गई। ठीक है। आंखें खुलना मतलब स्वभाव जानना, तो यही असंगत है आपका, क्योंकि आंखें खुलना का मतलब क्या होता है? आंखें खुलने का मतलब है सचेत होना या फिर होश में आना। सचेत होना या फिर हम कह सकते हैं होश में आना, होश में आना। फिर देवता कूच करना, तो मतलब घबरा जाना, तो ये भी बिल्कुल है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये एक यूनिक क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आएंगे। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।